हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल इन वन शॉट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये चैप्टर आईसीआई के वेटेज के हिसाब से देगा आपको मिनिमम 8 मार्क्स एंड मैक्सिमम 12 मार्क्स। सो हुई ना ये बहुत स्पेशल बात, एक सिंगल चैप्टर जिसमें आपको लगभग कुछ मिनट्स इन्वेस्ट करना है एंड आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो आपका एक पूरे चैप्टर का रिवीजन होने वाला है इन द मोस्ट फैंटास्टिक वे, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा 100% आपके एग्जाम में एंड यू आर गोइंग टू स्कोर एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मैराथन लेक्चर, वन शॉट रिवीजन लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 3। एंड बाय द वे, दिस इज सी नम्रता करवा एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज मैं ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आने वाली हूं आपके पास, ताकि आपका जो ऑडिट सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होने के बावजूद आपके लिए वो बहुत ज्यादा सुपर इजी बन जाए। ओके, एंड मैं और एक चीज बता दूं कि आज जो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वन शॉट, वो ये स्पेशल समरी नोट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं। ये आप स्क्रीन पर वॉच कर सकते हो एंड ये आप आपके बुक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये समरी नोट्स है कंप्लीटली 100% आईसीआई बेस्ड, मॉड्यूल बेस्ड नोट्स, क्योंकि आप इजीली कवर अप कर सकते हो। एंड फिर भी अगर आपको यही नोट्स से रिवीजन करना है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐप पीक प्रेप, जिससे आप ये सेम समरी नोट्स को एक्सेस भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क होता क्या है? रिस्क की ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे दे, ठीक है। ऑडिट रिस्क होता क्या है कि ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे दे। किसके बारे में गलत ओपिनियन दे दे भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में गलत ओपिनियन दे दे, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड इवन व्हेन दे आर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट रिस्क गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, उसके साथ साथ आपको इंटर रिलेट करते रहना है। ऑडिट रिस्क का मीनिंग क्या हो जाएगा? मीनिंग है रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन रॉन्ग unmodified opinion even when financial statements are materially misstated। क्योंकि ऑडिटर का काम क्या होता है? टू गिव अ ट्रू एंड फेयर ऑडिट ओपिनियन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन अगर ये हो जाता है, ठीक है, अगर ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देता है तो क्या होगा भाई? उसकी इमेज को इंपैक्ट करेगा, इट डैमेजेस ऑडिटर्स रेपुटेशन, इनवाइट्स लीगल एंड रेगुलेटरी एक्शंस। ओके, देन कौन से स्टैंडर्ड का रेफरेंस है? कौन से स्टैंडर्ड का रेफरेंस है यहाँ पे? एसए 200 कहता है दैट ऑडिटर मस्ट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल यूजिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट यानी कि क्या? क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट यानी कि क्या? क्वालिटी के बेसिस पर। तो ये एसए 200 मेंशन करता है एंड एसए 200 कहां पे है भाई? चैप्टर नंबर 1 में। एसए मैपिंग का भी मैंने एक आपको सेपरेट पीडीएफ दिया हुआ है एज अ फ्री रिसोर्स, ताकि आपका जो एसेज है चैप्टर वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप उसको भी फ्री में एक्सेस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे कि a company shows fake revenue to inflate profits, auditor gives clean report, this incorrect opinion leads to audit risk। ठीक है, वहां पे गड़बड़ थी कुछ रेवेन्यू में, लेकिन ये जो गड़बड़ थी वो ऑडिटर ने मेंशन नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ऑफ कोर्स ही वुड बी लायबल फॉर दैट मिसस्टेटमेंट। ओके, सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ऑडिट रिस्क का, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल एंड इनहेरेंट कंट्रोल। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आपके लिए क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला आपके लिए बन जाएगा इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क,
oh my god, spare my handwriting, या इनटू डिटेक्शन रिस्क, ठीक है, डिटेक्शन रिस्क, ये तीनों बनके होता है हमेशा ऑडिट रिस्क। और ये इनहेरेंट रिस्क और जो कंट्रोल रिस्क है ये होता है आरएमएम। एंड आरएमएम जिम्मेदारी होती है लाइक मैनेजमेंट की। ये जो दो रिस्क है दे आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट, एंड डिटेक्शन रिस्क जो है वो रिलेटेड है ऑडिटर का। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट का जो क्रक्स है ना वो बता दिया है। इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, आरएमएम इंटू डिटेक्शन रिस्क इज नथिंग बट इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क, एंड इनहेरेंट और कंट्रोल्ड रिस्क डिपेंडेंट होता है एक्चुअली मैनेजमेंट के तरफ से, और डिटेक्शन रिस्क होता है डिपेंडेंट ऑडिटर की तरफ से। देयरफॉर बोला गया है कि इन शॉर्ट आप ऐसे देख सकते हो, एक तो मैनेजमेंट है और ऑडिटर है, दोनों के रिस्क को मिला के बनता है ऑडिट रिस्क। ठीक है, अब आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अभी नेक्स्ट, व्हाट इज इट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मीनिंग है गाइस? रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर ऑडिट बिगिंस। एज आई सेड, बिफोर ऑडिट बिगिंस, तो यहाँ पे ये ध्यान रखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट का होता है, इसीलिए बिफोर ऑडिट बिगिंस यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज पर ऐसे 200, चलो भाई यहाँ पे फिर से ऐसे 200 आ गया है, हमने ऊपर भी देखा था ऐसे 200, यहाँ पे भी था, स्टैंडर्ड का बस रेफरेंस दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ है, वो भी सिर्फ डेफिनेशन में। RMM equals to possibility of errors or frauds existing in financial statements prior to audit, सेम चीज यहाँ पे बोली हुई है। ठीक है, मिसस्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? एक्चुअल डिफरेंस जो रिपोर्ट हुआ है और रिपोर्ट होना चाहिए था। फिर से कह देती हूं, मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? जो रिपोर्ट हो गया है और जो रिपोर्ट होना चाहिए था फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के हिसाब से, उसके डिफरेंस को मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। और अब ये मिसस्टेटमेंट्स के होते हैं 4 प्रकार: रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग क्लासिफिकेशन, रॉन्ग प्रेजेंटेशन, रॉन्ग डिस्क्लोजर। बहुत सिंपल सी चीज है गाइस, इसका मीनिंग समझ लो आप लोग। A difference between the reported item and what should be reported as per financial framework, और ये differences, ये misstatement हो सकते हैं 4 प्रकार के। पहला है amount, दूसरा है classification, तीसरा है presentation, चौथा है disclosure। That's it. Okay. Source क्या हो सकता है? either fraud और either error। या तो कोई एक बंदा मिलके गेम खेल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, या फिर अनइंटेंशनल एरर हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद में अगेन जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना मिसस्टेटमेंट का, उसका मैंने एक जो टाइप्स दिए हुए ना मिसस्टेटमेंट का, उसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप खुद पॉज करके वीडियो को रीड कर सकते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना सकते हो। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कंपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पे गाइस, कंपोनेंट की बात हो रही है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के 2 कंपोनेंट है, ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जो कि ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल को इंपैक्ट करेगा परवेसिवली। ओके, और असर्शन लेवल, यानी कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर डिस्क्लोजर्स। अब इस 3 वर्ड को रट्टा मार लो असर्शन लेवल पे। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है कि भाई असर्शन 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 ये वर्ड है क्या। Assertion is nothing but a particular thing. It might be a transaction, it might be a disclosure, or it might be a balance. Okay, components क्या है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के? 2 जगह पे हो सकते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। फिर आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग आरएमएम, भाई पर्पस क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑडिट प्रोसीजर्स को हमें करना है ना, टू प्लान नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। असर्शन लेवल पे 2 चीजें हो सकती है। असर्शन लेवल आरएमएम हैज 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, असर्शन लेवल पे क्या हो सकता है? एक तो इनहेरेंट रिस्क, एक तो कंट्रोल रिस्क। एज आई सेड, आरएमएम इज नथिंग बट इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, ये तो आपको पहले ही पता चल गया। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क होता क्या है भाई? इनहेरेंट रिस्क इज नथिंग बट वो रिस्क रहने वाला है, वो रिस्क हिस्टोरिकली पहले से चलते आ रहा है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो गया, कुछ न्यू बिजनेस मॉडल्स है, कुछ वोलेटाइल बिजनेस है, तो उसके वजह से ये रिस्क कंटिन्यू चलते आ रहा है। दैट्स इनहेरेंट।
ठीक है, पहले से ये चीज चलते आ रही है। और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क यानी कि क्या, कि कंट्रोल्स रहने के बावजूद भी कुछ मिसस्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रिवेंट या फिर डिटेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। यानी कि हो सकता है कि मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे ही कोई बैठा है जो कि झोल झाल कर रहा है, तो वहां पे वो एक कंट्रोल रिस्क का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, एक बार फटाफट से पढ़ते हैं। इनहेरेंट रिस्क यानी कि क्या, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन बैलेंस और डिस्क्लोजर्स टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर कंसिडरिंग कंट्रोल्स। ओके, बिफोर कंसिडरिंग controls. Then nature exists even before any control is applied. As I said, inherent का meaning ही वो होता है, पहले से चलते आ रहा है। Higher end complex calculation estimates new business models, volatile industries, example valuation of derivatives, provision for doubtful debts, inventory obsolescence. Okay, then चलिए next is control risk. Control risk is nothing but what, again एक चीज याद रखो, जितने भी डेफिनेशन दिए है ना ये स्टार्टिंग में, ये सिर्फ ऐसे 200 लगा दो, ठीक है, जो भी आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करनी है। ये जो स्टार्टिंग की जो कॉन्सेप्ट्स है ना थर्ड चैप्टर में, वहां पे जो भी डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में आएंगे आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे लगा दो एज पर एसए 200 दिस इज द डेफिनेशन। एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देगा, खुश हो जाएगा आपसे कि भाई एसए का भी रेफरेंस दे रहा है, क्या बढ़िया स्टूडेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन बताओ, रिस्क दैट मटेरियल स्टेटमेंट इन अ ट्रांजैक्शन बैलेंस और डिस्क्लोजर विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय इंटरनल कंट्रोल। एज आई सेड, ये 3 वर्ड रट्टा मार लो, ट्रांजैक्शन, बैलेंस और डिस्क्लोजर, यही 3 वर्ड अपने को आया था असर्शंस में। असर्शन में ट्रांजैक्शन, बैलेंस और डिस्क्लोजर इंटर रिलेट करते जाओ, ठीक है, यही 3 चीजें हैं असर्शन लेवल पे, वही सेम चीजें यहाँ पे वापस से कंट्रोल रिस्क में अपीयर हो रही है डेफिनेशन में। ठीक है, फिर अरे एक सेकेंड, या डिपेंड्स ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल। ठीक है, फिर अब आप बताओ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। अगर कंट्रोल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो कंट्रोल रिस्क होने का लो चांसेस है ना, सिंपल है ना, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। ठीक है, अगर कंट्रोल रिस्क बहुत ही ज्यादा अगर कंट्रोल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है तो वहां पे कंट्रोल रिस्क क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर कंट्रोल्स एकदम ही बेकार है, कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, कोई चीज का एक कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज पे, वहां पे कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इट इज इनहेरेंट टू द एंटिटी सिस्टम नॉट क्रिएटेड बाय ऑडिटर। एज आई सेड, ये दोनों रिस्क मैनेजमेंट की तरफ से अपीयर होते हैं। फिर एग्जांपल्स, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लैक ऑफ रिव्यू फॉर लास्ट ट्रांजैक्शंस, मैनुअल systems prone to errors. Okay, अब डिटेक्शन रिस्क किसका होता है, ऑडिटर का, कि भाई ऑडिटर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया मटेरियल मिसस्टेटमेंट इवन आफ्टर प्लानिंग द ऑडिट। ठीक है, तो इस चीज का होता है, इस चीज को कहा जाता है अगेन डिटेक्शन रिस्क। फिर से डेफिनेशन कहां से उठाया इन्होंने, एज पर एसए 200, द रिस्क दैट ऑडिटर्स प्रोसीजर्स टू फेल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इवन आफ्टर प्लानिंग टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। सो सैड, ऑडिट प्रोसीजर्स इतने लगाए लेकिन फिर भी डिटेक्ट करना हुआ नहीं। हो सकता है वहां पे सैम्पलिंग एरर हो, वहां पे ऑडिट प्रोसीजर्स उसने नहीं लगाया, अच्छे से प्लान नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और या फिर जो इंटर्न्स थे उन्होंने सही से काम नहीं किए, है ना। ओके, सो दैट माइट बी द हियर एग्जांपल्स। ठीक है, इनएडिक्वेट ऑडिट प्रोसीजर्स, पुअर ऑडिट प्लानिंग, ह्यूमन एरर्स, भाई इंसान है, गलती तो हो सकती है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, है ना, मिस इंटरप्रेट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डीआर कैन बी कंट्रोल रिड्यूस बाय द ऑडिटर थ्रू बेटर प्रोसीजर्स। अब रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ये जो एग्जांपल्स है ना इसको उल्टा घुमा दो, है ना। तो इनएडिक्वेट ऑडिट प्रोसीजर्स है तो वहां पे इंक्रीज सैंपल साइज कर दो, पुअर ऑडिट प्लानिंग है तो यहाँ पे यूज एक्सपीरियंस स्टाफ कर दो, ह्यूमन एरर्स है तो वहां पे अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई कर दो, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस है, सुपरवाइज ऑडिट वर्क इफेक्टिवली, सुपरवाइज इट नाइसली, है ना। तो अगेन जो एग्जांपल्स हैं अगर उनको हम सुधार देंगे तो वो हाउ टू रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स टू सिंपल।
ना ऑडिट रिस्क का मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है जो कि कंपोनेंट्स है। क्या है कंपोनेंट्स ऑडिट रिस्क के? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ताकि आप एक पूरे टेबल फॉर्म में ही आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कवर अप हो जाए पूरा टॉपिक। याद रखो इन सभी के डेफिनेशंस दिए हुए हैं एज पर एस 200। इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क होता है मैनेजमेंट की तरफ से आता है, डिटेक्शन रिस्क जो होता है वो ऑडिटर की तरफ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है वो डेफिनेशन दे चुकी हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे है बट एक टेबल फॉर्मेट में है ताकि आपको पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रोल, सम आइटम्स आर प्रोन टू मिसस्टेटमेंट बाय नेचर। ओके, बिलोंग्स टू एंटिटी, कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑडिटर, नो। Example, complex calculation industry estimates high volume, how to manage, understand। ये नया है, ये नया है, ध्यान रखो। इसको मैनेज करने के लिए भी मैंने दे दिया है। देखो कहाँ जहां पे भी पॉसिबल है ना, ये समरी नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से इंटररिलेट किया है टॉपिक्स को, ताकि आपको लॉन्ग समय तक आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना वो बना रहे। एंड जहाँ पे पॉसिबल है मैंने खुद से एग्जाम्पल भी क्रिएट करके वहां पे जहां पे पॉसिबिलिटी है मैंने वहां पे लगाया हुआ है। ओके, सो आप ये समरी नोट से सीरियसली पढ़ाई कीजिए एंड यू विल गेट टू नो द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, हाउ टू यूज दिस समरी नोट्स। ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया मेरे को कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करो, आई एम गोना एक्सप्लेन यू कि कैसे करना है। ठीक है, फिर कंट्रोल रिस्क। अगेन कंट्रोल रिस्क क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स फेल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अ टाइमली मैनर। फ्रॉड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है। किसका है? एंटिटी का है। ऑडिटर के कंट्रोल में है क्या? नहीं है। अगेन एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं यहाँ पे। हाउ टू मैनेज एक्सेस इंटरनल कंट्रोल्स एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिटेक्शन रिस्क के तरफ। तो डिटेक्शन रिस्क अगेन क्या होता है? रिस्क दैट ऑडिटर्स प्रोसीजर्स फेल टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इवन इफ इट बिलोंग्स टू ऑडिटर, कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑडिटर। यस, examples, inefficient audit procedures, sampling error, inexperienced staff। how to manage? बेटर प्लानिंग करो, इंप्रूव करो अपने टीम को, सुपरवाइज करो अच्छे से, है ना। फिर फॉर्मूला क्या है? IR इंटू CR इंटू DR। अब ये तो आपको रट गया होगा, नींद में भी उठा के पूछूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला है मैम ऑडिट रिस्क का। अब ऑडिटर एम्स टू कीप AR एट एक्सेप्टेबली लो लेवल, ऑफ कोर्स इसलिए तो हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। Since IR and CR are not under auditor's control, DR is adjusted accordingly. Okay, I just need to check भाई माइक काम कर रहा है वरना मेरी आवाज पहुंचेगी नहीं आप लोगों तक। ओके, देन ऑडिट रिस्क व्हाट नॉट इंक्लूडेड। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। अब ऑडिट रिस्क में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ये पॉइंट्स पढ़ लो, आपको ऑडिटर आगे आपको ये पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि कल को आपके ऊपर कोई ब्लेम किया ना कि भाई तूने ये चीज कवर नहीं की, कैसे कवर नहीं की, तो वहां पे बोल देना भाई ये ऑडिट रिस्क के पार्ट में आता ही नहीं है, मेरे ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुम्हारी अगर इंडस्ट्री डूब गई है तो, है ना। तो ऐसे पॉइंट्स को तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए भाई, ये अपना काम नहीं है ना। तो वहां से पहले ही दूर हो जाओ। क्या क्या है इस टाइप के रिस्क? क्या क्या है रिस्क? like litigation, reputational damage or adverse publicity faced by auditor as a business person, not as a auditor, है ना। litigation यानी कि कंपनी पे कोई केस चल रहा है, वो कंपनी डूबने वाली है, लिटिगेट होने वाली है। then reputational damage और adverse publicity faced by auditor as a बिजनेस पर्सन, नॉट एज अ ऑडिटर। तो भाई ये रिस्क अपना नहीं है। दीज आर नॉट ऑडिट रिस्क एज पर एसएस, दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो खराब रेपुटेशन मार्केट में चल रही है उस इंडस्ट्री की, एंड उसके वजह से उसकी गुडविल पर इम्पैक्ट होता है, कल को वो लिटिगेट होता है, तो ये ऑडिटर कहां से आ गया बीच में, है ना। उसका रिस्क नहीं है ये। फिर इनकरेक्ट क्वालिफाइड ओपिनियन। पहले तो क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है ये आपको समझाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है, डोंट वरी। अभी अपन पढ़ लेते हैं। इनकरेक्ट क्वालिफाइड ओपिनियन, रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड व्हेन दे आर एक्चुअली करेक्ट।
खुन्नस निकाल दी ऑडिटर ने, है ना। वहां पे क्या खुन्नस निकाल दी ऑडिटर ने कि भाई सब कुछ सही है, सब कुछ ही सही है, लेकिन फिर भी ऑडिटर बोला ये चीज गलत है, ये चीज यूजर्स के कॉन्फिडेंस लेवल को ब्रेक करेगा, तो मैं तो खुन्नस निकालूंगा। पूरी ऑडिट फीस की पेमेंट मुझे दी नहीं है, चलो मैं तो इसके स्टेटमेंट्स को बोलूंगा कि ये मिसस्टेटेड है ना। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट अंडर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो इसीलिए तो है ना सब लोग डर के रहते हैं ना ऑडिटर से। ऑडिटर आता है तो ड्राई फ्रूट्स की प्लेट क्यों सरकाते हैं आगे, आप बताइए, है ना। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भाई तू सही से ऑडिट करो और सही से हमारे स्टेटमेंट्स को लाइक ऑडिट रिपोर्ट में उतार, उसके ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू दे, अपनी खुन्नस मत निकालना, ठीक है। अपना काम जो है वो सही से करना, इसीलिए इतनी पावर होती है, समझे आप अभी इस बात को, कि क्यों आपको ड्राई फ्रूट्स, क्यों आपको अच्छे अच्छे होटल्स में ले जाया जाता है, क्योंकि ये ऑडिट रिस्क के क्या है, कैटेगरी में इंक्लूड ही नहीं होती है ऐसी चीज। बिंदास जो है ना वो वहां पे ऑडिटर जो है ना वो दे सकता है कि मटेरियल मिसस्टेटेड है जबकि नहीं है ना। तो इसीलिए अपना इतना एक रुतबा है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ा। अच्छा, दो चीजें समझ में आ गई ना, क्या चीजें इंक्लूड नहीं है। एक तो गुडविल रेपुटेशन एंड दैट वाला पार्ट, दैट वाला पॉइंट, एंड फिर इनकरेक्ट क्वालिफाइड ओपिनियन कहते हैं हम इस चीज को, है ना, इनकरेक्ट क्वालिफाइड ओपिनियन। फिर मिस इंटरप्रिटेशन, और एक पॉइंट है गाइस मैं भूल गई, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन बाय पब्लिक, है ना। रिस्क दैट थर्ड पार्टी से बुद्धू है, जो यूजर्स है ना वही बुद्धू है, वो नहीं समझ पाए ऑडिट रिपोर्ट को, तो उसमें ऑडिटर की क्या गलती है ना। दैट्स नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ रिस्क, एज ऑडिट रिस्क इज टेक्निकल एंड स्पेसिफिक टू ऑडिट प्रोसीजर्स। तीन चीजें हैं, फर्स्ट बिजनेस रिस्क ऑफ ऑडिटर, सेकेंड इनकरेक्ट क्वालिफाइड ओपिनियन, देन थर्ड इज मिस इंटरप्रिटेशन बाय पब्लिक। फिर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, असेसमेंट ऑफ रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क सेम चीज है, ऑडिट रिस्क इज बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्शन रिस्क, मैम आता है, छप गया है दिमाग में, अब नया है। असेसमेंट ऑफ रिस्क इज डन यूजिंग ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंस, ओके। वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस वाले पार्ट में आ जाओ। असेसमेंट ऑफ रिस्क होता कैसे है, एक तो ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट एविडेंस फाइंड आउट करके। रिस्क असेसमेंट इज नॉट प्रिसाइजली मेजरेबल, ऑफ कोर्स इट रिलाइज ऑन अ प्रोफेशनल जजमेंट, है ना। हमारे पास जो रिस्क असेसमेंट कोई प्रिसाइजली मेजरेबल नहीं होता, इट डिफर्स फ्रॉम ऑडिट टू ऑडिट, इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस, एंड वहां पे ऑडिटर को अपना जजमेंट अप्लाई करना ही पड़ता है। और प्रोफेशनल जजमेंट आता कैसा है, आप जज कर कैसे पाओगे, उठ के आ जाओगे ऐसा ही और बोल दोगे मेरे जजमेंट के हिसाब से तो ये ऐसा है। सब्जेक्टिव होता है क्या जजमेंट, नो, इट इज शेप्ड बाय व्हाट, इट इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंस, इट इज शेप्ड बाय ट्रेनिंग, इट इज शेप्ड बाय नॉलेज। आपको नॉलेज होना चाहिए जजमेंट्स लेने का। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है एंड योर अकाउंट्स इज वेरी वेरी बैड, योर मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी बैड, आपको वहां पे एक्सपीरियंस नहीं, आपको वहां पे नॉलेज ही नहीं है उस चीज का, वहां पे आप प्रोफेशनल जजमेंट कैसे करोगे ना, है ना। अब टीडीएस रिटर्न्स कब भरना है, उसने भरा या नहीं भरा, टीडीएस अच्छे से कट किया या नहीं किया, इस चीज का आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या ऑडिट करोगे, राइट। आप कैसे प्रोफेशनली जज करोगे वहां पे, है ना। तो प्रोफेशनल जजमेंट इज शेप्ड बाय ऑडिटर्स ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। फिर अब उसके बाद में नीचे आ जाओ, कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। गाइस कंबाइंड असेसमेंट क्या है, अगेन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यूजुअली रेफर टू कंबाइंड असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर may assess these risks separately or together using quantitative and qualitative items. Audit risk equals to RMM into detection risk, ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू इनहेरेंट इनटू कंट्रोल इनटू डिटेक्शन रिस्क। मैडम क्या कर रहे हो, बार बार यही पॉइंट बोल रहे हो भाई, घुमा फिरा के यही क्रक्स दिया हुआ है आईसीआई के मटेरियल में भी, जाके चेक कर लो क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआई चाहता है कि ये सारी चीजें आपको थरोली याद हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे रिस्क है, इसके वजह से है, आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है और क्या एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अलग अलग वे में आपको दी हुई है ताकि कहाँ पे भी कंफ्यूजन आए ही नहीं, ठीक है। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का और एक मेजर पार्ट विच इज एसए 315, ठीक है। ये जो चैप्टर है उसका प्लस पॉइंट ये है कि चैप्टर नंबर 3 है एंड सारे जो एसेस के सीरीज है ना वो भी 300 वाली ही सीरीज है, ठीक है। ये आपको एसे मैपिंग वाला अगर अभी तक आपने पीडीएफ देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, है ना, ये एक प्लस पॉइंट है। फिर क्या है ऐसे 315 क्या है,
आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब इस पर्टिकुलर वर्ड का तो आपको मीनिंग समझ में आ गया है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? IR इंटू CR मैडम। ओके, आइडेंटिफाई और एसेस कैसे करेंगे? भी तो अपन ने ऊपर पढ़ा था। आइडेंटिफाई और एसेस कैसे करेंगे RMM को? ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट एविडेंस से। तो बताओ ये पूरे ऐसा जो है उसमें क्या रहने वाला है? ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बताने वाले हैं एंड ऑडिट एविडेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, अब और एक चीज, कौन से लेवल पे ये सारी चीजें रह सकती हैं? RMM कौन से लेवल पे रह सकता है? एक तो पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल पे, और एक तो है अजर्शन लेवल पे। अजर्शन लेवल पे मैंने आपको बोली थी 3 चीजें रट्टा मार लो, डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस, है ना। और ये सारी चीजें होती क्यों है? टू ब्रिंग द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, फिर सेम चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं फिर से। एज पर एस 315 ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, सो दैट अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी डिजाइंड टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। जो भी अब तक अपन ने पढ़ा ना, उसको एक बेस्ट सेंटेंस फॉर्म में अपन ने यहाँ पे डाल दिया है और वो बन गया है हमारा डेफिनेशन। अब फिर कैसे हो सकता है? हाउ ऑडिटर डज इट। ठीक है, हाउ ऑडिटर डज इट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एनवायरमेंट एंड कंट्रोल। उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, उसके ऊपर कौन से एएस एप्लीकेबल है, उसके ऊपर क्या चीजें एप्लीकेबल है, उसका टेक्निकल नॉलेज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है, कैसे काम करती है। तो ये सारी चेक भी तो आनी चाहिए ना, है ना। शुगर केन इंडस्ट्री है तो वो कैसे काम करती है, उनका जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, बॉय प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना रेवेन्यू हो रहा है। कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका ऑडिट क्या है, उसका काम कैसे है, कौन लाइक क्या सिस्टम है उनके काम का। तो ये सारी चीजें भी करनी पड़ती है, ऑडिटर को पता होनी पड़ती है। उसी वजह से तो वो ऑडिट एविडेंस और ऑडिट प्रोसीजर्स को कर सकता है। एसेस इफ दीज रिस्क आर परवेसिव यानी कि क्या affecting financial statements as a whole, relate risk to what can go at assertion level, यानी कि pervasive level तो है ही है, लेकिन assertion level specific transactions पे क्या गलत जा सकता है ये भी चेक करो। Consider likelihood and size of misstatement, this is nothing but they are talking about size of misstatement is nothing but materiality की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि हमारा आगे पार्ट में ऐसे कवर होने वाला है। ठीक है, फिर शॉर्ट मीनिंग यहाँ पे अगेन मैं दे चुकी हूँ, उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। ऑडिटर लर्न्स अबाउट इंडस्ट्री लाइक अबाउट बिजनेस इंडस्ट्री प्रोसेसेस, फाइंड दैट कंपनी डिपेंड्स हेवीली ऑन वन लार्ज कस्टमर, क्रिएटिंग रिस्क इफ सेल्स आर मिसस्टेटेड, है ना। एक ही कस्टमर है तो वहाँ पे वो रिस्क हो सकता है। जज इफ रिस्क इम्पैक्ट्स मेनी एरियाज और जस्ट वन। अगर पुअर इंटरनल कंट्रोल है तो यहाँ पे क्या दिया है मैंने, फाइंड्स पुअर इंटरनल कंट्रोल ओवर जर्नल एंट्रीज कुड अफेक्ट मल्टीपल अकाउंट, है ना। जो अकाउंटिंग कर रहा था वही बेकार इंसान है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे अफेक्ट हो सकते हैं परवेसिवली। असर्शन लेवल, स्पेसिफिक असर्शंस है। Link identified risk to possible misstatement in specific assertions. Example, risk of fictitious sales impact existence assertion for revenue. How likely and how big could be the error, है ना। कंसिडर लाइकलीहुड एंड साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट इज हाउ लाइकली एंड हाउ बिग कुड द एरर बी। एग्जांपल, हाई चांस ऑफ ओवरस्टेटमेंट इन इन्वेंटरी ड्यू टू एब्सोल्यूट स्टॉक कुड बी मटेरियल। गाइस एक और चीज, हम यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं ना, इसको आपको सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, इसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ना ऑडिट में सिर्फ 50% मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप क्वेश्चन आंसर्स को कितने अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो और उसका आंसर दे पा रहे हो। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस, सो डोंट मिस इट। अगर आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप जल्दी से कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपका जो ऑडिट है वो 100% एकदम ऐसे चिपक जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल भी मत भूलना कि समरी नोट से पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ में कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन उसके साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स को 100% आपको
करना है, कौन सी बुक रेफर करनी है, क्या करना है, इसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी. इफ यू वांट टू know that, okay, just comment or connect with me. Then risk assessment procedures again. अच्छा, ऐसे का नाम क्या है? आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. फिर अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. प्रोसीजर्स, ऊपर अभी तक क्या था? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था. अभी तक था हम लोग डेफिनेशन को पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर्स को, कि वो जो रिस्क है वो एसेस करने के प्रोसीजर्स क्या क्या है, ठीक है. अगेन सेम, दीज आर प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू. अब अगेन प्रोसीजर्स को क्यों ऑडिटर जो है वो अप्लाई करेगा? क्योंकि उसको फाइंड आउट करना है फाइनेंशियल लेवल पे क्या गलत है, असर्शन लेवल पे क्या गलत है, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स उसको क्या प्लान करने हैं. सो दीज प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू identify and assess risk of material misstatement due to fraud and error at financial level and assertion level, so that auditor can plan further audit procedures. These procedures by themselves do not provide sufficient audit evidence to form an opinion. ठीक है, सिर्फ ये प्रोसीजर्स ही काफी नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो ऑडिटर को चेक करना पड़ता है. फिर ये प्रोसीजर्स होते क्या है, क्या क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या है? इट इंक्लूड्स इंक्वायरी, इट इंक्लूड्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स, it includes inquiry, it includes analytical procedures, it includes observation and inspection. Very good question about risk assessment procedures. 5 मार्क के लिए आपको ये आ सकता है. तो वहां पे आपको पहले रिस्क असेसमेंट आरएमएम का डेफिनेशन दे दो, उसके बाद में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का डेफिनेशन दे दो कि ये प्रोसीजर ऑडिटर क्यों परफॉर्म करता है ना. फिर उसके बाद में आपको नीचे बताना है कि व्हाट डू दीज प्रोसीजर इंक्लूड. एंड बहुत इंपॉर्टेंट मार्क, ये सब मेंशन किया हुआ है ऐसे 315 में, तो आपको वो भी चीज मेंशन करनी है. फिर आपको पक्का 5 मार्क्स मिलेंगे. पॉइंट वाइज आंसर को लिखना है, एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करने हैं जहां पे पॉसिबल है. परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट. नाउ प्रोसीजर्स में क्या क्या इंक्लूड है? प्रोसीजर्स में इंक्लूड है इंक्वायरीज. किससे किससे इंक्वायर करेगा? ऑब्वियसली एम्प्लॉयज से, मैनेजमेंट से, जो भी इंटरनल ऑडिटर्स है उनसे, सेल्स पर्सन से, लीगल टीम से, इन सब से इंक्वायरी करेगा. अबाउट asking internal audit about control findings, asking legal about pending litigation कोई है क्या. Analytical procedures, guys, really important. Analytical procedure is nothing but evaluating financial data as well as non-financial data. Financial data भी analyze करेगा, non-financial data भी analyze करेगा. Financial data यानी कि क्या? जहाँ पे amounts included है. Non-financial data यानी कि क्या? वहाँ पे amount वगैरह included नहीं है, revenue वाला part नहीं है वहाँ पे, ठीक है. देखो ये क्या मेंशन किया हुआ है? Evaluating financial and non-financial data to stop unusual trends, ratios or relationships. Comparing this year with the last year sales, this is financial data. Checking gross profit percentage versus industry average, this is non-financial data. यहाँ पे amounts figures included नहीं है. Gross profit percentage देख रहे हैं हम लोग इंडस्ट्री के एवरेज से, है ना. तो this is a kind of a non-financial data. Then observation and inspection of, obviously इंस्पेक्ट किसको करेगा? वो डॉक्यूमेंट्स को करेगा, ठीक है, लोगों को नहीं करेगा इंस्पेक्ट. लोगों से इंक्वायरी करेगा और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करेगा. ऑब्जर्विंग प्रोसेसेस एंड इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू गैदर मोर अंडरस्टैंडिंग. एग्जांपल, वाचिंग फिजिकल स्टॉक काउंट, रीडिंग बोर्ड मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, नाउ ये सब क्या था? कहाँ पे था? क्वेश्चन याद है ना? What do these risk assessment procedures include? Okay, risk assessment procedures पे ये जो है ना वो क्वेश्चन है, ठीक है. अब इंफॉर्मेशन obtained, सॉरी, अरे यार
Information obtained by performing risk assessment procedures used at audit evidence. हाँ, we know that. हम लोग risk assessment procedures apply क्यों कर रहे हैं? Audit evidence के लिए ही तो कर रहे हैं ना. So they are used as audit evidence. Meaning risk assessment procedures क्या है guys? Inquiries, analytical procedures और उसके साथ साथ observation एंड इंस्पेक्शन. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. फिर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, same चीज. Information collected during risk assessment procedures, that is inquiries, analytical procedures, observation and inspection, is primarily meant to identify and assess the risk of material misstatement. A से B तक जाना है, B से A तक जाना है, बात एक ही है. ठीक है, is primarily meant to identify and assess the risk of material misstatement, of course. Then, however, this information may also serve directly as audit evidence, helping the auditor to draw conclusions about specific account balances, transaction and disclosures or the effectiveness of internal controls. याद आया आपको ये 3 वर्ड वापस? What can go wrong at assertion level. ठीक है, specific transactions के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. Then, why is it important? Of course, it increases the audit efficiency and it avoids duplicating work and strengthens the overall reliability of the auditor's opinion. चलिए आगे बढ़ते हैं. मटेरियलिटी, ऊपर एक वर्ड आया था मटेरियलिटी पे, वो लाइकलीहुड एंड द साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट वाला पार्ट है ना. तो व्हाट इज मेंट बाय मटेरियलिटी? मटेरियलिटी यानी कि होता है, पहले तो चीज इससे 320 में है भाई. मटेरियलिटी कहाँ है? एस से 320. It means that the misstatements, including omissions, are considered material if they could reasonably influence the economic decisions of users taken on the basis of financial statements. देखो, materiality क्या होती है? Materiality होती है कि कोई जो पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट है वो तभी मटेरियल माना जाता है जब वो इन्फ्लुएंस करता है यूजर्स के डिसीजंस को. कोई भी, फिर से सुनो, कोई भी गलती, कोई भी मिसस्टेटमेंट तभी मटेरियल होती है जब वो इन्फ्लुएंस करती है यूजर्स के डिसीजंस को. यूजर्स कौन है? बैंक वाले लोग, गवर्नमेंट वाले लोग, सरकार, यानी कि या फिर हम रूटीन वाले जो कस्टमर इन्वेस्टर्स है. ठीक है, इन्वेस्टर्स है हम लोग. ठीक है, हमारे डिसीजन पे कोई भी चीज इम्पैक्ट करेगी इकोनॉमिकली, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग मटेरियलिटी कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब इससे ज्यादा सिंपल भाषा में मैं आपको नहीं समझा सकती. आई थिंक अब तक आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा, है ना. तो देन the auditor's goal is to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. This ensures that users can rely on these statements to make informed decisions. Materiality is not always linked to size. Again, materiality का मतलब सिर्फ size amount नहीं होता है. Sometimes even small misstatement become material due to their nature or सर्कमस्टांसेस, है ना. हो सकता है. मटेरियलिटी सिर्फ साइज पे नहीं है. कोई भी ऐसा मिसस्टेटमेंट जो यूजर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा उसको मिसस्टेटमेंट होता है. ठीक है, अब वो छोटा बड़ा नहीं होता है, वो मैटर करता है उसके नेचर और सर्कमस्टांसेस पे भी. फॉर एग्जाम्पल, अ माइनर फ्रॉड by top management or undisclosed related party transaction may indicate deeper control failures, making them material despite whether their low monetary value. यानी कि हायर मैनेजमेंट के लेवल से कोई गड़बड़ थी, लेकिन वो गड़बड़ बहुत ही ज्यादा छोटी थी. मतलब मान लियो उस कंपनी का टर्नओवर है 10 करोड़, लेकिन वो गड़बड़ थी 10 से 20 हजार रुपए की, लेकिन वो मटेरियल हो सकती है क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट ने किया है. तो ऐसे 10-10, 20-20 हजार वाले ट्रांजैक्शंस उन्होंने हो सकता है साल में बहुत सारे किए हो, है ना. एक नेग्लिजिबल हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से उनका कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल का फेलियर हमें वहां पे दिख रहा है. ठीक है, ये चीज, ये मीनिंग है. देन मटेरियलिटी एक पूरा स्नैपशॉट दिया है यहाँ पे विथ मैंने एग्जांपल्स. साइज, क्वांटिटेटिव, एक तो होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव. मिसस्टेटमेंट सिग्निफिकेंट इन वैल्यू रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि 5 लाख का मिसस्टेटमेंट हो, 50 लाख की फर्म है.
तो क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव उसका नेचर की वजह से, इवन स्मॉल अमाउंट कैन बी मटेरियल इफ दे शो फ्रॉड, ब्रीच ऑफ लॉ और पुअर गवर्नेंस। 20,000 साइफर्ड ऑफ बाय सीएफओ कुड बी मटेरियल ड्यू टू पोजीशन एंड इंटेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में materiality in planning and performing in an audit, it is the auditor's responsibility, very important। materiality in planning and performing the audit किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है। वो इवेल्युएट करेगा अपने बेसिक जजमेंट से, प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा वो। ठीक है, अगेन एसए 320 मेंशन कर दो। The auditor applies the concept of materiality in loan planning and performing the audit, and in evaluating the effect of identified misstatement, whether corrected or uncorrected, and the financial statements, and on forming the audit opinion. Materiality serves as a guidepost for identifying significant areas requiring audit focus, deciding nature, timing, and extent of audit procedures, evaluating whether misstatements are material enough to affect the auditor's opinion. Very important। जो मटेरियलिटी है वो किसको गाइड करता है? पहले तो सिग्निफिकेंट एरियाज जो कि ऑडिट, जो कि मतलब फोकस जहां पे रिक्वायर्ड होता है ऑडिट का। ठीक है, फिर डिसाइडिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर इवैल्यूएटिंग वेदर मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल इनफ टू अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन। ठीक है, मटेरियलिटी सर्व्स एज अ गाइड पोस्ट फॉर व्हाट? First, identifying significant areas. Then, second, deciding nature, timing, and extent of audit procedures. Third, evaluating whether misstatements are material enough. Then, most financial reporting framework also discuss materiality, generally highlighting that misstatements are material if they could reasonably influence the economic decisions of users. Of course, ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मटेरियल कब होता है? जब दे कुड रीजनेबली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। दे कुड बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जजमेंट्स अबाउट मटेरियलिटी कंसिडर बोथ साइज एंड नेचर। Auditor's materiality assessment is based on common needs of users as a group, नॉट ऑन इंडिविजुअल्स यूजर स्पेसिफिक नीड्स। वेरी मतलब सिर्फ एक पर्सन के लिए के बारे में सोच के वो मटेरियलिटी अज्यूम नहीं कर सकता है। जो भी स्पेसिफिक यूजर्स है ना, कॉमन ग्रुप है, ठीक है, सबके हिसाब से जो भी सोच समझ के जो एक डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट होएगा उसके बारे में सोच के ही ऑडिटर दिमाग लगाएगा वहां पे। मटेरियलिटी के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक बंदे के ऊपर ध्यान नहीं रख सकता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग पे ऑडिट पे, तो सबसे पहले तो एसए का रेफरेंस दे दो 320 का, फिर उसके बाद में ऑडिटर की जिम्मेदारी है ये। ठीक है, फिर मटेरियलिटी क्या सर्व करता है, ये पॉइंट्स है। फिर मोस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आल्सो डिस्कस मटेरियलिटी। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है वो। फिर उसके बाद में मटेरियलिटी इन प्लानिंग। मटेरियलिटी इन प्लानिंग कब कब आता है? प्लानिंग स्टेज में भी आता है, परफॉर्मिंग स्टेज में भी आता है, इवैल्यूएटिंग मिसस्टेटमेंट्स के टाइम पे भी आता है, और फॉर्मिंग ओपिनियन के टाइम पे भी आता है मटेरियलिटी इन प्लानिंग। प्लानिंग स्टेज पे क्या आएगा? हेल्प्स डिसाइड एरियाज ऑफ हायर रिस्क एंड एलोकेट ऑडिट रिपोर्ट, जैसे कि ऑडिटर फोकसेस मोर ऑन रेवेन्यू इफ सेल्स आर वॉलेटाइल। परफॉर्मिंग स्टेज पे क्या आएगा? गाइड्स डेप्थ ऑफ चेकिंग एंड सैंपल साइजेस, फॉर एग्जांपल चेक्स लार्जर सैंपल ऑफ कैश ट्रांजैक्शन if fraud risk is high। evaluating misstatement क्या आएगा? to judge if identified errors need adjustment or disclosure। example 50,000 error may be immaterial for a large company but material for a small entity। forming opinion ensures auditor opinion reflects if financial statements are materially misstated। it concludes unmodified opinion if no material misstatements found। ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन यानी कि क्या, कि वहां पे कोई मिस्टेक्स नहीं है।
ठीक है, ये सारे भी हमारे जो भी है ना अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ये सारों के है ना जो डेफिनेशंस है ना बाद में हम ऐसे में कवर करने वाले हैं। मैं आपको उस चीज का मीनिंग भी समझा सकती हूँ। एंड आप अभी के लिए क्या कर सकते हो ना, ये आप ये इन स्पेसिफिक वर्ड्स को इन एसेज का रेफरेंस दे सकते हो। जैसे ओपिनियन वाला एसेज जो है वो 700 का सीरीज होता है मोस्टली, ठीक है, तो वहां पे इन एसेज का आप लोग रेफरेंस ले सकते हो और इसका स्पेसिफिक जो है ना मीनिंग है ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो वहां पे आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है,